हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज फिर मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्विज नंबर 8। मैं क्विज नंबर 7 तक आपको करवा चुकी हूं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये क्विज। हर शाम 4 बजे लाइव होता है और बच्चे इसमें आंसर्स करते हैं, बाद में भी वो बताते हैं कि उन्होंने कितना सही किया। तो इस तरह से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, आप क्या क्या नया सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो देखने में 20 क्वेश्चन लगता है, पर जब मैं इसे डिटेल बताती हूँ तो ये 50+ हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें पास्ट से लेकर के प्रेजेंट जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं इन सब के बारे में बताती हूँ। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी कुछ होते हैं जिनका कि आपको रिवाइज हो जाता है, और दूसरा वही क्वेश्चन होते हैं जो कुछ लेटेस्ट अपडेट के होते हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तो आप ज़रूर जुड़िए, ज़रूर देखिए, कुछ ज़रूर आंसर दीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन के साथ, क्योंकि इस बार आपको सेलेक्शन लेना है। तो आपको भी इस बार सिलेक्शन लेना है, आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्विज नंबर 8। आप लोग फटाफट आंसर भी कीजिएगा और मैं भी आपको बताती जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया योजना। चूँकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारी योजनाएं लाएगी और ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए हर रोज़ एक योजना को इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही साथ इतने सारी योजना पढ़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो एक योजना को मैं हर रोज़ इंक्लूड कर देती हूँ। तो डिजिटल इंडिया योजना ये कब लाया गया? तो ये 1 जुलाई 2015 को लाया गया। 1 जुलाई 2015 को ये डिजिटल इंडिया योजना लाया गया। और इससे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया योजना है इसके कितने स्तंभ हैं, इसके कितने स्तंभ है। तो आपको ये याद रखना है, इसके 9 स्तंभ है, इसके 9 स्तंभ है डिजिटल इंडिया योजना के। और इसे नेट भारत योजना, इसे नेट भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यदि पूछ ले डिजिटल भारत योजना या नेट भारत योजना, तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2015 और इसमें 9 स्तंभ है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, टॉप थिंकर अवार्ड विजेता, यानी कि टॉप थिंकर अवार्ड जो है हाल ही में किसे मिला। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो के शैलजा नामक एक महिला है जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, और इन्हीं को टॉप थिंकर अवार्ड दिया गया। स्वास्थ्य को लेकर अच्छे वर्क के लिए इन्हें टॉप थिंकर अवार्ड दिया गया। तो अभी वर्तमान में केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन ने ही इन्हें टॉप थिंकर का अवार्ड दिया है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री को मिला है। अब देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चंस आते हैं। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला? तो ये नंबूदरी जी को मिला। इसके तो फीका से नंबूदरी जी को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किस भाषा के लिए? ये मलयालम भाषा के लिए मिला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नंबूदरी जी को किस भाषा के लिए मिला, तो ये मलयालम भाषा के लिए मिला। अब यदि 55वां की जगह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये जीएस कुरूप जी को मिला है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्हें भी मलयालम भाषा के लिए ही मिला है, इन्हें भी मलयालम भाषा के लिए मिला। आप ध्यान में रखेंगे। अब कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में, नृत्य से और भाषा से, इन सब से, तो संगीत से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आपको मैप के माध्यम से सारे नृत्य करा दूंगी, जो भी लोक नृत्य है, और सारी लैंग्वेज ये भी मैप के माध्यम से करवा दूंगी, क्योंकि मैप के माध्यम से चीज़ें पढ़ना बहुत आसान होता है और हमें ध्यान में भी रहता है। तो फिलहाल तो आप ये बताइए कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जिसे आप कह सकते हैं। तो ये केरल का है। और केरल का जो पर्व है आप ये भी जानिए, केरल के बारे में भी मैंने बताया कि पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। और जो ये केरल के ओणम पर्व मनाया जाता है, मुख्य रूप से केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। और केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है। मैं हर रोज़ आपको बताती हूँ कि केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो केरल को साइलेंट वैली, ओणम पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम नृत्य होता है। केरल में ही एक मार्शल आर्ट की प्रक्रिया, यानी मार्शल आर्ट एक खेल होता है जिससे कि खेला जाता है। तो ये भी केरल का ही है, मार्शल आर्ट की नई शैली है ये। और आपको पता होगा कि आपके फिल्म जगत में जो विद्युत जामवाल हैं, विद्युत जामवाल बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो कलारी पट्टू ही करते हैं, कलारी पट्टू के वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। केरल का है ये
मार्शल आर्ट। अब आगे देखिए, प्रवासी रोजगार ऐप और खुद कमाओ ऐप, ये किसने लाया? तो ये जो है सोनू सूद, आप लोग इन्हें भली भांति जानते होंगे। ये भी बॉलीवुड एक्टर हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन में, पिछले कोविड टाइम में इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को घर पहुंचाने का काम किया, सब बहुत हेल्प की सबकी, जिसकी वजह से कि इन्होंने ऐप भी बनाया, प्रवासी रोजगार ऐप और खुद कमाओ ऐप। ये सोनू सूद द्वारा बनाया गया। इनकी एक पुस्तक भी है, आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, आप इसे ध्यान रखेंगे इस पुस्तक को। इसके अलावा इन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है इन्हें, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे सोनू सूद के बारे में, क्योंकि अभी चर्चा में है ये प्रवासी रोजगार ऐप, खुद कमाओ, आई एम नॉट मसीहा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये सभी सोनू सूद से ही संबंधित हैं। अब देखिए, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? बंदरगाह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चाबहार बंदरगाह आप लोग भी बताएंगे ये किस खाड़ी में है? तो ये ओमान की खाड़ी में है, ये ओमान की खाड़ी में है चाबहार बंदरगाह। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह, और ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह अभी चर्चा में इसलिए रहा, चर्चा के विषय इसलिए रहा क्योंकि भारत से यहाँ क्रेन भेजा गया, भारत और वहाँ के बीच समझौता हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ क्रेन भेजा गया, वहाँ हेल्प की गई। इसी के कारण ईरान का जो ये चाबहार बंदरगाह है फेमस रहा, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए, रामसर कहाँ है? रामसर से क्वेश्चन आते हैं। तो रामसर जो है ये ईरान में स्थित है, रामसर ईरान में स्थित है। और रामसर का मतलब होता है, रामसर साइट जिसे कहते हैं आर्द्र भूमि, यानी कि जहाँ पर की बहुत अच्छी नमी होती है, बहुत अच्छी सीन होती है, झील हो गया, झरना हो गया, वहाँ के क्षेत्रों को रामसर कहा जाता है। तो ईरान में ये रामसर साइट है। और रामसर समझौता जो हुआ था, रामसर समझौता जो हुआ वो 2 फरवरी 1971 को हुआ, 1971 को 2 फरवरी को। यही वजह है कि 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को ही ये समझौता हुआ था, रामसर समझौता 1971 ईस्वी में। और भारत भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें 1991 में शामिल हुआ, भारत बाद में शामिल हुआ 1991 में। और वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट है, 42 रामसर साइट है वर्तमान में भारत में। तो ये रामसर से क्वेश्चन हो गया, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, UNHRC की अध्यक्ष कौन है? चूँकि आपको पता है कि बहुत सारे परिषद बनाए गए, उसके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नाजत समीम खान, नाजत समीम खान इसके अध्यक्ष हैं। और ये फिजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अभी ये फिजी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं, इसमें बस 27 सदस्य हैं। और भारत 2021 तक इसके सदस्य के रूप में कार्य करेगा। और इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सब चीज़ों का अपना अपना कार्यकाल होता है, किस पे जो पद रहेंगे वो इतने दिनों तक ही होंगे। तो इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में 27 सदस्य हैं, भारत 2021 तक इसका सदस्य रहेगा और 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। अब देखिए, ILO के अध्यक्ष, ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इंटरनेशनल, क्योंकि फुल फॉर्म भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो ये ILO जो है ये श्रमिकों के लिए बनाया गया एक समिति है। तो उनकी जो सुरक्षा के लिए, उनके किसी घटना होने की वजह से उनको जो मुआवजा सब दिया जाता है, तो इस तरह से ILO के अध्यक्ष जो हैं ये गाय राइडर हैं। गाय राइडर नामक एक व्यक्ति हैं, गाय राइडर, आपको ऐसे भी याद रहेगा, गाय राइडर। ILO के अध्यक्ष गाय राइडर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैं यहाँ लिख देती हूँ फुल फॉर्म इसके, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर हैं? तो यदि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल मेंबर की अगर बात की जाए तो इसमें कुल मेंबर 15 हैं, कुल मेंबर इसमें 15 हैं। एक सेकेंड, इंक का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें कुल मेंबर जो है ये 15 हैं,
UNHRC में UNSC में कुल मेंबर 15, लेकिन यदि इसी में 2 भागों में बटा हुआ है, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, और अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 है। और इन अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष का होता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र ये जो है सुरक्षा परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15, अगर इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाए तो 5, अस्थायी की पूछ लिया जाए तो 10, और अस्थायी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। अगर इसमें भारत की भागीदारी को देखा जाए तो भारत इसमें 8वीं बार सदस्य बना है। भारत इसमें 8वीं बार सदस्य बना है इस बार, और किसके स्थान पर बना है? ये इंडोनेशिया के स्थान पे बना है, इंडोनेशिया के स्थान पे बना। और ये UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री से क्वेश्चन है। तो ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन जी हैं, बोरिस जॉनसन हैं, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश में आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन इन्हें कोविड हो गया था, यानी कि कोविड-19 से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश में कोई नहीं आया था, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। तो ये बोरिस जॉनसन जी। इसके अलावा ब्रिटेन से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, इसीलिए मैं करा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी भारतीय मूल के कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में उच्च पद पे होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ही मान होता है, बहुत ज़्यादा ही उनसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ जो वित्त मंत्री के रूप में है ब्रिटेन में, जो वित्त मंत्री हैं वो भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक नामक एक व्यक्ति हैं, वही हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री। और जो इसमें गृह मंत्री है, यानी कि ब्रिटेन की गृह मंत्री है, वो प्रीति पटेल है, वो भी भारतीय मूल की है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कराई थी ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। तो प्रीति पटेल गृह मंत्री है, ये ब्रिटेन के, और PM जो है बोरिस जॉनसन, वित्त मंत्री ऋषि सुनक और गृह मंत्री प्रीति पटेल। अब देखिए आगे देखते हैं प्लेइंग इट माई वे के लेखक। प्लेइंग इट माई वे एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? आपके फेवरेट सचिन तेंदुलकर, यानी कि क्रिकेट के जो सचिन तेंदुलकर हैं खिलाड़ी, बहुत जाने माने खिलाड़ी, उन्हीं की रचना है प्लेइंग इट माई वे। और इसी तरह से एक और रचना उनकी है, सौरभ गांगुली की है, 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। हाँ, इस तरह से अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। मैं इसे लिख ही देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली की रचना है, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। और सौरभ गांगुली को दादा के नाम से भी जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए नीति आयोग का पूर्व नाम, नीति आयोग से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अभी के, जैसे कि कुछ दिन पहले ये जो NTPC का एग्जाम हो रहा था उसमें तो हर रोज़ रिपीट हो रहा था ये नीति आयोग। तो नीति आयोग से क्वेश्चन आते हैं। तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था, नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। तो ये योजना आयोग से नीति आयोग कब बना, यानी कि यदि पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई या फिर योजना आयोग से नीति आयोग नाम कब बना, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? तो ये PM यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये राजीव कुमार है, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और यदि CEO की बात की जाए कि इसके CEO कौन है, तो ये अमिताभ कांत इसके CEO है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, 5 आंसर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो नीति आयोग का पूर्व नाम योजना आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, इसके अध्यक्ष PM, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है और इसके जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। अब उसके बाद देखिए भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद, चूंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है, तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ऐसा अनुच्छेद 76 में कहा गया, अनुच्छेद 76 में कहा गया। और भारत के जो महान्यायवादी हैं ये के वेणुगोपाल हैं भारत के महान्यायवादी। और इसके बाद क्या है इसमें कि ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इसे भारत का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। इसीलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं भारत का सबसे बड़ा वकील किसे कहा जाता है, तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है और के वेणुगोपाल वर्तमान में। और इसी से एक क्वेश्चन रहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से
कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है? तो महान्यायवादी का पद, भारत के महान्यायवादी का पद। अब देखिए, चूंकि मैं 15 क्वेश्चन के बाद हर रोज आपको दिवस से क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पिछले भी 7 क्विज तक में करा चुकी हूँ। 35 हो गए होंगे, 7 × 5। तो अब देखिए 5 और हैं आज, कौन कौन से हैं? तो मृदा, और हाँ, कल मैं आपको एक क्वेश्चन बताई थी पुरुष दिवस, तो उसमें मैंने 19 नवंबर की जगह बाय मिस्टेक 29 नवंबर बता दिया था, तो उसे आप ठीक कर लेंगे। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये पुरुष दिवस जो था और शौचालय दिवस जो मैं आपको बताई थी, ये 19 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। मुझे भी मिस्टेक से मैं 29 नवंबर 19 की जगह कर दी थी। तो अब देखिए, आज जो मैं लाई हुई है मृदा दिवस, तो मृदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। इसमें मृदा के उपयोग, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, यानी कि मिट्टी के क्या उपयोग हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसमें ऐसे कौन सी चीज़ें नहीं यूज की जा सकती जिसकी कि उसकी गुणवत्ता खराब होती। इस तरह से मृदा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है 5 दिसंबर के दिन मृदा दिवस के रूप में मनाकर। अब देखिए मानवाधिकार दिवस, चूँकि मैं वहाँ मानवाधिकार के बारे में आपको संगठन के बारे में बताई थी, तो ये जो दिवस होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, और इसी दिन नोबेल प्राइज़ का वितरण किया जाता है, यानी कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है मानवाधिकार दिवस के दिन ही। अब देखिए विजय दिवस, तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जैसा कि 1965 में हुआ। तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए तो सैनिक मारे गए, बहुत ज़्यादा शहीद हुए, तो ये जो विजय दिवस मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में, यानी 16 दिसंबर के दिन भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया और भारत जीत गया। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में, इसी खुशी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि शहीदों की शहादत को याद किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है। देखिए अन्नदाता दिवस, तो अन्नदाता दिवस किस दिन मनाते हैं? ये 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि अन्न की उपयोगिता को बताया जाता है, अन्न की उपयोगिता को बताया जाता है, अन्न के नुकसान ना करने। इसी से देखिए एक दिमाग में आया एक क्वेश्चन कि एम्प्टी प्लेट नाम की एक योजना हाल ही में चलाई गई। एम्प्टी प्लेट नाम की योजना हाल ही में चलाई गई। इसमें क्या हो यार, किस देश ने ये चलाया? तो ये चीन ने चलाया, ये चीन ने एम्प्टी प्लेट योजना चलाई। और इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खाना नहीं छोड़ेगा, अगर उसके प्लेट में, प्लेट देखिए यहाँ है, खाना बर्बाद करते हुए दिखा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसीलिए एम्प्टी प्लेट योजना चीन द्वारा चलाई गई है। भारत में भी ऐसा किया जाना चाहिए, अच्छी योजना है। अब है उपभोक्ता दिवस, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। चूँकि आपको पता होगा कि उपभोक्ता दिवस, जो पुराना उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम था, वो कब लाया गया था? 1986 ईस्वी के अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछते हैं। लेकिन वर्तमान में जो नई उपभोक्ता दिवस, नई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि पूर्व में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 में। अगर वर्तमान की बात की जाए तो 2019 के अधिनियम के तहत, 2019 के अधिनियम के तहत, अधिनियम और लागू होने में अंतर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अधिनियम बनने के बाद कानून को लागू किया जाता। तो 2019 के अधिनियम के तहत 20 जुलाई 2020 को नई जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो लाई गई। तो इस तरह से आज मैंने आपके इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्विज करा दिया, आपने आई होप आंसर दिया होगा अच्छे से, और आगे भी आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे, आंसर्स देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्विज करवा कर। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखते भी होंगे, इससे बहुत कुछ सीखते होंगे और आपके आगे एग्जाम्स में ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए कल फिर मैं क्विज नंबर पार्ट 9 लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।